अस्सलाम वालेकुम जी। आज जैसे आपने कहा था कि हम आज करेंगे सिबलिंग राइवलरी एंड जेलसी। सो इसमें जो आ, हमने देखा है कि बहुत आम चीज़ है ये, और बहुत से पेरेंट्स जो है वो हमारे पास आते हैं ये कहते हुए कि जी जब इसका नया बहन या इसकी नई बहन या नया भाई आया है तो इसकी जो एग्रेशन है या इसकी जो जेलसी का कंपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये बच्चे को मारता है या उसके पास नहीं आता है, उसको जेलसी का कंपोनेंट या उसको हसद और एग्रेशन हॉस्टिलिटी वगैरह वो सब इसके साथ ज़्यादा हो जाती है। सो बेसिकली इसको हम ना सिबलिंग राइवलरी डिसऑर्डर कहेगा, जहाँ पर हमें नज़र आएगा कि बच्चे के अंदर फिजिकल एग्रेशन भी है, जिसमें वो पुश भी करेगा, हिट भी करेगा, वर्बल अब्यूज़ भी करेगा, यहाँ तक कि वो इंसल्ट और ह्यूमिलेशन तक जो है वो बच्चा जो चला आता है। अब उसमें रीजंस ये हैं कि एक इमोशनल कंडीशन होती है, जब बच्चा जो है उसको पहले अकेले रहने की आदत होती है, वो बिल्कुल अपनी माँ के साथ वो फुल अटेंशन एंड कंसंट्रेशन के साथ रह रहा होता है। अपने फादर जो हैं वो उसके फुल अटेंशन कंसंट्रेशन है, दादी हैं या दादा हैं, चाचू हैं, पुप्पी है, वो सब उसको देख रहे हैं, उसका कहना मान रहे हैं, उसको फुल अटेंशन दे रहे हैं। और अचानक से उसके सिबलिंग के आ जाने की वजह से जो पूरी फैमिली में जो शिफ्ट आता है वो उसके लिए बहुत हैरान कुन होता है, जिसकी वजह से हमें जो है वो एक एक एग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिल जाता है, जिसको हम लाइक एडजस्टमेंट डिसऑर्डर भी हम कह सकते हैं, हम उसको ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। अब उसमें होगा ये कि व्हाट हैपेंड एक्चुअली, बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी है, हर बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी है, हर बच्चे का अपना टेम्परामेंट है, और एक फैमिली का एनवायरनमेंट होता है। हमें उस बच्चे को शेयरिंग का कंपोनेंट नहीं आता है। जब नया बच्चा, उसका बहन या उसके भाई जब घर में आएंगे तो उसके अंदर जो एंजाइटी डेवलप होना शुरू हो जाती है, उसके वो देखना शुरू कर देता है कि ज़्यादातर अटेंशन एंड कंसंट्रेशन जो है वो उसको मिलना शुरू हो गई है, नए बच्चे को मिलना शुरू हो गया है। तो उसकी जो सेंसिटिविटी लेवल है वो एकदम बढ़ना शुरू हो जाता है, वो इतना ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है कि उसको लगता है कि मुझे अबंडन कर दिया गया है, मुझे छोड़ दिया गया है, मेरी केयर करना छोड़ दी गई है, मुझे लोग प्यार करना छोड़ गए हैं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं होता कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बड़े बच्चे के साथ जो है वो ज़्यादा लगाव रखते हैं, और वो एट ए टाइम ग्रैंड पेरेंट्स सब लोग उस बच्चे को देख रहे होते हैं, लेकिन हर बच्चा जो है वो सेंसिटिव अगर ज़्यादा होगा तो वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाती हैं, वो इस नए कंपोनेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर रहा होता है, क्योंकि उसका सेंसिटिविटी लेवल जो है बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। एक एलिमेंट उसमें ये भी हम देख में आया है कि बच्चे का अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, और वो उस कोपिंग स्ट्रैटेजी को या उस कंपोनेंट को वो अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। और बाज़ दफ़ा वो कंपोनेंट, वो डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो एग्रेसिव बिहेवियर की शक्ल में हमें नज़र आता है, क्रूअल्टी की शक्ल में नज़र आना शुरू हो जाता है, जिसमें फिजिकल वायलेंस होगा, वर्बल ह्यूमिलेशन होगी। और यहाँ तक कि बच्चा जो है वो अगर 10-11 साल का है तो वो रिग्रेस कर जाता है, बिल्कुल वैसे एक्टिंग करना शुरू कर देता है या वैसे हरकतें करना शुरू कर देता है जैसे वो नया छोटा सा बच्चा करना शुरू कर देगा, थंब सकिंग करना शुरू कर देगा, बेट वेटिंग करना शुरू कर देगा। और मतलब हमें ये बहुत क्लियरली नज़र आ रहा होता है, और हम इस चीज़ को कहते हैं कि उसको डेवलपमेंटल रिग्रेशन हो गया है। डेवलपमेंटल रिग्रेशन इज that the child feels so insecure that because of his defense mechanism he is going to regress himself into that age where he feels that he's more secured and sound. So that is not within the conscious level of the child. अब बिहेवियरल सिम्टम्स हमने देख लिए कि बिहेवियरल सिम्टम्स के अंदर जो है वो बच्चा जो है एग्रेसिव हो जाएगा, हिटिंग भी करेगा, फिजिकल अब्यूज़ भी करेगा, वर्बल अब्यूज़ भी करेगा,
अपने जो उसके बहन भाई हैं उनके टॉयज लेना शुरू कर देगा, उनकी चीज़ें खराब करना शुरू कर देगा, अपनी चीज़ उनके साथ शेयर नहीं करेगा और इंसल्ट करना शुरू कर देगा। और इंसल्ट भी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पब्लिक इंसल्ट होना शुरू हो जाती है, सबके सामने उसकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। और जो हमने अभी बात की पहले रिग्रेशन की, तो उसमें ये वाला कंपोनेंट भी आया है ना, कि बच्चा जो है वो अपने पिछली माइलस्टोन्स में जो है वहाँ पे वो रिग्रेस कर जाता है, जो कि एज अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं। सो हमें ये वाला कंपोनेंट भी देखने में आता है कि जब वो एज अप्रोप्रिएट नहीं है तो वो डिफेंस मैकेनिज्म है, और उस डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई एंजाइटी या मूड स्विंग या एंगर है, जिसकी वजह से वो एकदम अपने शेल में वापस चला गया है। सो दैट इज बेसिकली साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर भी हम उसको कह सकते हैं, जिसके अंदर हमें बच्चे को आ, बच्चा अक्सर ये कंप्लेन कर रहा है कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, या मेरे पेट में दर्द हो रहा है, या मेरा पेट खराब हो गया है। कॉम्प्लिकेशंस, फिजिकल एलिमेंट्स जो हैं वो हाईलाइटेड होना शुरू हो जाते हैं, और अक्सर हमें बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ रहा होता है कि ताकि चेक करते हैं कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद हिम, व्हाई इज ही हैविंग सो सच कंडीशंस। तो ये कंडीशंस जो हैं ये साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स के अंदर आ जाएंगी, जिसके अंदर बच्चा जो है वो अपनी डिस्ट्रेस को फिजिकली आ, अपने पेरेंट्स के सामने लेके आ रहा होता है। जब हम बच्चे को जीपी के पास या चाइल्ड प्रैक्टिशनर के पास या पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाएंगे तो वो बहुत क्लियरली बता देते हैं कि जी बच्चा जो है ये डिप्रेशन में है या क्रॉनिक एंजाइटी में है, जिसकी वजह से उसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं। और ख़ाली ये नहीं होता है कि वो खाली फैमिली में आ रहे हों, ये सब सिम्टम्स इतने ज़्यादा सवेयर हो जाते हैं कि उसकी एकेडमिक्स भी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, उसकी फ्रेंडशिप्स ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। अब जब हम एज अ चाइल्ड जब हमारे पास वो आएगा तो हम, क्योंकि उसको ये एडजस्टमेंट इश्यूज आ रहे हैं, सारा इशू आ रहा है, तो हम उसको बेसिकली उसके टेस्ट करेंगे, साइको डायग्नोस्टिक्स टेस्ट जो एज अ साइकोलॉजिस्ट आप कर सकते हैं, या एज अ चाइल्ड प्रैक्टिशनर या एज अ फैमिली कोच आपने करने हैं तो वो आप कर लें। मतलब वो ड्राइंग टेस्ट है वो कर लें, सोशल सिचुएशन इंटरप्रिटेशंस होती हैं गूगल पे अवेलेबल हैं वो कर लें, या आपने कोई फैमिली एक्सरसाइजेज या ड्राइंग्स करवानी है आप वो कर लें। सो मेक द चाइल्ड basically speak out at an unconscious level that what is disturbing for him or her। लेकिन अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो फिर प्रॉपर टूल्स करेंगे, जिसके थ्रू हमें ये पता चलेगा कि जो बच्चा जो है वो किस लेवल पे है, उसकी डिप्रेशन किस तरह की है, एंग्जाइटी किस तरह की है, उसने किस किस्म के डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ किए हुए हैं। अगर वो रिग्रेस कर रहा है, अगर वो नहीं कर रहा, तो अगर वो एग्रेसिव बिहेवियर कर रहा है तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स के ऊपर वो एकदम अपना एग्रेशन जो है वो हाईलाइट करना शुरू कर देता है। ये एक कंपोनेंट है, लेकिन इसके साथ एज अ थेरेपिस्ट, ये एज अ कोच आपने ये भी करना है कि आपने इमीडिएटली फैमिली साइकोथेरेपी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि फैमिली में कहीं ना कहीं ये कंपोनेंट हो रहा है कि बच्चा मिस हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चे को रीश्योरेंस नहीं आ रही है। सो हम फैमिली काउंसलिंग करेंगे, हम रैशनल साइकोथेरेपी सीबीटी करेंगे, फैमिली की भी करेंगे और बच्चे की भी सीबीटी करेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आ रही है और बच्चा जो है वो रिग्रेस कर गया है, तो फिर आप उसको किसी चाइल्ड साइकेट्रिस्ट से माइल्ड सी एसएसआरआई जो टैबलेट्स हैं वो हम उनको दिलवा देंगे। अब जहाँ तक बात बनती है जी कि हमने उसकी जो प्रोग्नोसिस है उसके बारे में हमने क्या करना है, तो प्रोग्नोसिस में हमने ये देखना है कि व्हाट इज़ बेसिकली डिस्टर्बिंग फॉर द चाइल्ड, और जो बच्चे के लिए डिस्टर्ब हो रहा है हम उसको जो है रिजॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम ये देखेंगे कि अगर बच्चा सेंसिटिव है तो हम उसको पहले से ही वी हैव टू प्रिपेयर द चाइल्ड एक्चुअली, कि एक आपका नया भाई या हमारा एक नया फैमिली मेम्बर आ रहा है, और हम लोग सब एक्साइटेड हैं, आपको एक्साइटमेंट होना चाहिए है। और बी वेरी ओपन एंड वेरी ऑनेस्ट, कि बताएं कि वो इसलिए आ रहा है ताकि वो आपकी हेल्प कर सके और वो आपके साथ खेल सके, आपके साथ बातें कर सके। मतलब आपने उसको बताना है कि हम तुम्हारे लिए लेके आ रहे हैं ताकि तुम इससे खुश हो जाओ। और वो क्योंकि बहुत छोटा है
और हमें उसको बड़ा करना है ताकि वो आपकी हेल्प करे, तो आप हमारी हेल्प करो तो उसको बड़ा करने में, ताकि वो आपकी आगे से हेल्प कर सके। सो मेक हिम इन्वॉल्व इन ऑल द एक्टिविटीज दैट इज रिलेटेड टू द न्यू बॉर्न। इसलिए क्योंकि बच्चे को किसी पॉइंट पे भी ये फील नहीं होना चाहिए कि ही हैज़ बीन अबंडन्ड बाय हिज फैमिली। हम अबंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको फील हो रहा है बिकॉज द चाइल्ड इज हाइपर सेंसिटिव। तो वो जो छोटी छोटी सी वो चीज़ें करेगा, उस पे आप उसको बहुत ज़्यादा हाईली अप्रिशिएट करना शुरू कर दे, तो बहुत ज़्यादा उसको प्रेस करना है आपने उसकी हर चीज़ के ऊपर, और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करनी है। खाली तारीफ उसकी इस बात पे नहीं करनी, बल्कि जब बाहर से कोई मेहमान आए या कोई रिलेटिव्स आए, उनको भी आप बहुत बढ़ चढ़ के बूस्ट करके बताएंगे कि आपका जो बड़ा बच्चा है वो छोटे बच्चे का ध्यान कैसे रख रहा है। और फिर उसके बाद यू मेक श्योर कि अगर घर में जो केयर गिवर्स हैं वो भी उसको इक्वली बल्कि एक्स्ट्रा उसको सिक्योरिटी दे रहे हों, बाय गिविंग हिम एक्स्ट्रा अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, सो दैट द चाइल्ड डज नॉट फील दैट ही हैज़ बीन लेफ्ट अलोन। एक न्यू बॉर्न चाइल्ड है, वो 24 आवर्स अटेंशन मांगता है। तो अगर मदर जो है वो कंटिन्यूसली वहाँ पर बिजी हो जाएगी, जो कि पहले वो उस बच्चे के साथ बिजी होती थी, तो वो ऑब्वियसली ये वाला कंपोनेंट बच्चे को फील होगा। दूसरी बात ये कि बहुत क्लियरली आपने बच्चे को अब बताना है कि मतलब उसके उठने बैठने के टाइमिंग्स क्या हैं, और उसके ओल्ड मतलब न्यू बॉर्न के क्या टाइमिंग्स हैं उठने बैठने के, और छोटे बच्चे के क्या टाइमिंग्स हैं उठने बैठने के, और हम उसमें उसकी हेल्प करेंगे ताकि जब खाने का टाइम बड़े बच्चे का है तो उसको प्रॉपर प्रोटोकॉल दें। क्योंकि अगर छोटा जो है वो बॉटल फीड पे है या मदर फीड पे है, तो ऑब्वियसली द मदर वुड लाइक टू गो अलोन इन द रूम एंड फीड द चाइल्ड। लेकिन उस दौरान में देर शुड बी समवन हु शुड टेक केयर ऑफ द ओल्डर चाइल्ड, क्योंकि वो ये फील करेगा कि उसकी मदर जो है वो उसको अकेले छोड़ के दूसरी तरफ चली गई हुई है। हमने उसको हर चीज़ के लिए बच्चे को पहले प्रिपेयर करना है। और जब हम उसको प्रिपेयर करते हैं तो हम जो न्यू बॉर्न के जितने छोटे छोटे से टास्क्स हैं वो हम उसको करवाते हैं, और उसको बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे। एंड यू विल मेक श्योर कि पेरेंट्स को ख़ास तौर पे कहना है कि जब न्यू बॉर्न जो है अगर वो सो जाता है या कोई उसको ले लेता है, तो एज अ मदर या एज अ फादर आप उस बच्चे के साथ अलहदा अकेले टाइम स्पेंड करेंगे। जहाँ पर वो न्यू बॉर्न नहीं होगा, गो इन टू अ सेपरेट रूम एंड स्पेंड टाइम विद हिम, चेक हिज बुक्स, ask what happened in the school, ask what happened the day, ask him how does he feel, ask him what we should do, ask him lots of questions so that he feels कि अच्छा मुझे प्रेफरेंस दी जा रही है और मेरे से चीज़ें पूछी जा रही हैं। और बार बार आई लव यू का या वी लव यू, वी आर सो इम्पोर्टेंट, यू आर सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, और आप नहीं होते तो हम ये नहीं करते, मतलब आपने उसको कंटिन्यूसली रीअश्योरेंस देनी होती है उस बच्चे को कि तुम्हारी वजह से ही ये सारा काम हो रहा है, तुम्हारी वजह से ही ये सारा काम सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई है। बाज़ दफ़ा कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट कर दें जिसमें वो आपकी आके हेल्प कर दे, और फिर या आप इतने हेल्पलेस हैं कि आप उसको कहिए आप प्लीज़ आके मेरी हेल्प कर दो बिकॉज आई कांट डू दिस, और वो जब आपको हेल्प कर दे तो उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अप्रिसिएशन, सो दैट हिज सेल्फ एस्टीम इज़ बूस्टेड एंड ही गेट्स कॉन्फिडेंस। और अ, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमने इसमें सिखानी होती है बच्चों को, कि अगर वो किसी बात से डिसएग्री करते हैं तो उनको हमने ही हेल्दी वे सिखाने हैं कि आपने अगर किसी बात से डिसएग्री करना है तो वो किस तरीके से करना है और क्यों करना है डिसएग्री। और जब क्योंकि अगर हम वो नहीं सिखाएंगे तो बच्चा जो है वो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स में चला जाएगा। वो डिफेंस मैकेनिज्म्स गलत तरीके से सीख लेगा, जिस तरह के वो सीख रहा है कि अगर वो थंब सकिंग शुरू कर देता है, बेड वेटिंग शुरू कर देता है, एग्रेसिव बिहेवियर शुरू कर देता है, हॉस्टाइल हो जाता है, छोटे बच्चे को बाइट करना शुरू कर देता है, अपने आप को वॉशरूम में बंद कर देना शुरू कर देता है, तो वो सारे वो वाले मैकेनिज्म जो अनहेल्दी वेज हैं टू एग्री टू डिसएग्री टू समथिंग। सो यू हैव टू टीच हिम कि व्हाट आर द हेल्दी वेज इन विच द चाइल्ड हैज़ टू से कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, या मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता, या मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। ये चीज़ें आपने सिखानी है, और आपने कैसे सिखानी है, जब आप खुद उस चीज़ों को मॉडल करेंगे।
एक और बहुत कंपोनेंट होता है, जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो साइड्स लेना शुरू कर देते हैं। सो आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपने प्लीज जस्टिफाई, एक बच्चे को नहीं करना, दोनों को इकट्ठे से खाना है। अगर दोनों में लड़ाई हो रही है और एक हार गया है तो उसको बताना है कि बेटा आपने जीतना है, और जो जीत गया उसको हार के कंपोनेंट भी देना है। अगर वो एक दूसरे को चीजें शेयर नहीं कर रहे तो वो उसको दे नहीं रहा तो उसको बताओ को दो, उसको शेयर करो। और अगर वो उसको उससे छीन रहा है तो उसको बताओ कि आपने रिक्वेस्ट करना है या आपने टाइम लेना है। सो आपने दोनों को ही चीज सिखानी है। आपने ये नहीं करना कि नहीं जी वो बड़ा है तो उसको पता है तो मैं छोटे को सिखाऊं, या छोटा जो है वो बहुत छोटा है उसको पता नहीं है तो पहले मैं उसको उसकी साइड ले लूंगी। नहीं, ऐसे नहीं होता है। हमने दोनों दो पार्टीज जब लड़ाई कर रही होती हैं, हमने उन दोनों पार्टीज को सिखाना होता है कि दे वर रॉन्ग एंड एट विच पॉइंट दे वर रॉन्ग। उसके बाद हर बच्चे को अपनी स्पेस चाहिए होती है। ये यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल विद दिस थिंग कि हर वक्त आपने इसको ये नहीं कहना कि मैं ये कर दो तो वो कर दो। वो आपका बच्चा है, आपका कोई छोटा सा नौकर नहीं है जो आपने रखा हुआ है। जब वो कह रहा है कि मुझे अकेले रूम में टीवी देखना है, आप उसको देख लेने दें। अगर वो थोड़ा सा मोबाइल खेलना चाह रहा है, आप उसको खेल लेने दें मोबाइल। अगर आपने उसके कुरिकुलम में ये डाला हुआ है कि वो आधा घंटा कोई गेम खेल सकता है या कोई कार्टून देख सकता है तो उसको देख लेने दे। या वो अपनी किसी रिलेटिव से फोन पे बात करना चाह रहा है तो उसको उसका मी टाइम देना बनता है। और बच्चे जो हैं, हमने पहले भी जिस तरह पहले जो हमने सीजन्स जितने भी चैप्टर्स किए हैं हमने उसमें देखा है कि बच्चे जो हैं वो आपसे सीखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो आपने बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है उनको ये सिखाना है कि यू हैव टू एक्चुअली मॉनिटर योर सेल्फ वेरी केयरफुली। आप जो करेंगे बच्चा उसी को ही मॉनिटर करेगा और वो ही करेगा। सो यू योर सेल्फ शुड प्रैक्टिस वेरी नाइसली, ताकि बच्चे को पता चले कि आपको वो अच्छे तरीके से मॉडल कर सके कि मुझे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने उसको कैसे सॉल्व करना है। सो यू हैव टू एक्ट एज अ कोच फॉर हिम, नॉट एज अ जज। और चीखना चलाना आपने खुद नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद चीखना चलाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बीइंग अ मदर, हम बीइंग अ मदर इतने एग्जॉस्टेड हो जाते हैं छोटे बच्चे के साथ, कितना टेम्पो नहीं रहता क्या बड़े बच्चे की बात सुन सकें या उसके टेम्पर टेंट्रम्स बर्दाश्त करें। लेकिन यू हैव टू बी वेरी फेयर एंड कंसिस्टेंट इन इट, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप दोनों बच्चों में से किसी को जज नहीं करें कि तुम गलत थे तो तुम सही थे। नहीं, बोथ शुड बी गिवन एन इक्वल लेसन। यू योर सेल्फ हैव टू बी वेरी गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्योंकि अगर आपकी अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं होंगी तो बच्चा आपको कहीं ना कहीं किसी पॉइंट के ऊपर अनकॉन्शियसली वो आपको कॉपी कर रहा है, तो वही चीज़ें वो डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। सो इट इज़ वेरी वेरी कॉमनली सेड कि आप खुद उसके लिए अच्छे एग्जाम्पल होगे तो वो आपको कॉपी करेगा, क्योंकि आप उसके मेंटोर हो और उस आपके अलावा और कोई है ही नहीं जिसको वो कॉपी करेगा। क्योंकि जिसको मतलब शुरू से वो आपको देखता आया है, आप किस तरीके से प्यार करती हैं, आप किस तरीके से डांटती हैं। लेकिन हम बच्चों को अक्सर कहते हैं कि चलो मामा बन के दिखाओ, तो दे आर सो गुड इन doing very good imitation of their mothers, what is happening at home. And this is what we usually tell to the parents, कि your parents, your children actually tell us what is happening in the home, you don't come and tell what is happening. So बच्चे जो है अनकॉन्शियस लेवल पे बहुत कुछ जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपना टेम्पो जो है वो बहुत अच्छा रखना है। अगर आपका टेम्पो अच्छा नहीं होगा तो बच्चा जो है वो खुद भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, एक एडजस्टमेंट है जो पूरी फैमिली के लिए बहुत एडजस्टमेंट है, वो उसको नहीं मैनेज कर सकेगा। फिर जो लंच टाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपने वो मेंटेन करना है। अगर आप शुरू से लंच टाइम के ऊपर बच्चे को खिला पिला रहे थे तो आज भी आप उसको खिलाएंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं आप बेबी मतलब न्यू बॉर्न आ गया है तो अब आप खुद जो है वो लंच करें। नहीं, इफ़ यू वर गिविंग हिम द प्रोटोकॉल ऑफ दैट थिंग इट शुड बी मेंटेन। और अगर वो प्रोटोकॉल आपने पहले से खींचना था, अगर नहीं देना था, तो वो फिर आप लाइक 2 to 3 months पहले ही उस बच्चे को इस तरीके से इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दें कि अगर न्यू बॉर्न आए तो उसको पता चले वो कि माई मदर वॉज
already in this phase and I was given only this much time, so I'll be giving, I'm still getting this much time. ये नहीं होना चाहिए कि न्यू बॉर्न के आने से एकदम जो टाइम में शिफ्ट आएगा वो आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा तंग करेगा। उसकी वजह से सिबलिंग राइवलरी का कंपोनेंट आता है। तो सिबलिंग राइवलरी इन अ नटशेल बेसिकली तब आती है जब हम कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं दोनों सिबलिंग्स में। जब हम एक को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और दूसरे को नहीं देते। अक्सर मदर्स कहती है नहीं जी नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप प्रूव करें तो आपको बहुत क्लियरली पता चलेगा, बच्चा आपको खुद बता देगा कि मामा हमेशा उसको कहती हैं कि वो ठीक है और मैं हमेशा गलत हूँ। हालांकि ऐसे नहीं होता है। अभी मैंने आपको कहा है कि जब लड़ाई होगी तो दोनों पार्टीज को हम इक्वली बताएंगे, दोनों चीज़ों के लिए दोनों लोगों को हम सेम चीज़ें लेके देंगे, दोनों को हम सेम टाइम देंगे। किसी को ज़्यादा नहीं देना, किसी को बड़ा नहीं देना। बी वेरी फर्म एंड बी वेरी कंसिस्टेंट। और जब आपका बच्चा आपको कहे कि आपने ये काम नहीं किया तो उसको आपने केयरफुली लेना है, उसको मजाक में नहीं लेके चले जाना। क्योंकि अगर आप मजाक में लेके चले जाएंगे तो विद इन लाइक कपल ऑफ वीक्स आप देखेंगे कि जो चाइल्ड इज गॉन इन टू एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स आना शुरू हो गए हैं, वॉमिटिंग आना शुरू हो गई है, पेट में दर्द होना शुरू हो गई है। तो उसकी वजह से उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। हाँ, अगर वो बच्चा जो इंडिपेंडेंट है वो चीज़ों को समझ रहा है, उसके साथ तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेगा। लेकिन जब एक बच्चा सेंसिटिव है, आपको शुरू से पता है वो सेंसिटिव है, और वो कोई भी आप घर में कोई भी चेंज लेके आते हैं, उस चेंज को वो उस तरीके से अडेप्ट नहीं कर रहा, तो फिर आपको उसको पहले से प्रिपेयर करना है, और अच्छा वाला पे प्रिपेयर करना है। 99% उसको प्रिपेयर करना है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड हाउ ही हैज़ टू मॉनिटर। और रीश्योरेंस रीश्योरेंस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रीश्योरेंस शुड बी देयर। अब आप क्वेश्चंस पूछें और फिर हम आगे चलते हैं।